बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 21 का हमारा आज फोर्थ लेक्चर है बेटा। और आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक बेटा हम पढ़ेंगे प्रोफेज, एक हम पढ़ेंगे मेटाफेज। और आपको मैं बता दूं हमारा टॉपिक चल रहा है माइटोसिस का। क्या चल रहा है बेटा? हमारा टॉपिक माइटोसिस का। और माइटोसिस के दो फेजेस होते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस तकसीम होता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म तकसीम होता है। सो टॉपिक है आपका फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के मराहिल, और कैरियोकाइनेसिस के 4 मराहिल हैं। फार्मूला है PMAT। P का मतलब प्रोफेज, M मेटाफेज, A एनाफेज और T टीलोफेज। ठीक हो गया बेटा? तो आपने याद रखना है PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। दीज आर द 4 phases of karyokinesis, and karyokinesis involve the division of the nucleus. So first of all we see the prophase कि प्रोफेज क्या है। तो थोड़ा सा हम प्रोफेज, बेसिकली प्रोफेज मेटाटिक फेज में आता है। हम थोड़ा सा इंटरफेज में चले जाते हैं, कि यानी कि वो फेज जिसमें सेल तकसीम नहीं होता। ड्यूरिंग इंटरफेज, और इंटरफेज उसने बता भी दिया है कि नॉन डिवाइडिंग फेज होता है। इंटरफेज नॉन डिवाइडिंग फेज होता है। सेल अपने आप को तकसीम होने के लिए क्या करता है? तैयार करता है। तो इंटरफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम आर नॉट विजिबल। क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते। याद रखना बेटा, जब सेल तकसीम नहीं होता क्रोमोसोम दिखाई नहीं देते। सो जब सेल तकसीम ना हो तो इंटरफेज में होता है, और इंटरफेज में क्रोमोसोम दिखाई नहीं देते इवन विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, चाहे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्यों ना देखो। सो याद रखना, इंटरफेज के दौरान, नॉन डिवाइडिंग फेज के दौरान, यानी कि जब सेल तकसीम नहीं हो रहा होता तो उस दौरान क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते इवन विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी आप दिखाई नहीं देख नहीं सकते। बट हिस्टोलॉजिकल स्टेन फॉर DNA, अब इसको देखना थोड़ा, हिस्टोलॉजिकल स्टेन क्या होता है बेटा? हिस्टोलॉजी क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, कि इसमें बेटा हम टिश्यू का माइक्रोस्कोप से मुताला करते हैं। हिस्टोलॉजी में टिश्यू का हम माइक्रोस्कोप से मुताला करते हैं। स्टेन कहते हैं रंग। बेटा ये हिस्टोलॉजी जो फील्ड है, इसमें कुछ कलर, कुछ रंग वगैरह दिए जाते हैं चीज़ों को, ताकि वो कुछ ना कुछ हमें दिखाई देने लगे, कुछ प्रोमिनेंट हो जाए, तो उन रंगों को बोलते हैं हिस्टोलॉजिकल स्टेन। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो क्रोमोसोम विजिबल नहीं हुए, बट हिस्टोलॉजिक स्टेन फॉर DNA, लेकिन जब हम DNA के लिए हिस्टोलॉजिक क्या करते हैं? स्टेन इस्तेमाल करते हैं। ए नेटवर्क ऑफ वेरी फाइन थ्रेड कैन बी विजुअलाइज्ड, तो एक बिल्कुल पतले, बिल्कुल बारीक धागों का जाल नज़र आता है। तो हमें बिल्कुल एक बारीक धागों का जाल नज़र आता है। कब? जब सेल तकसीम नहीं हो रहा तो क्या नज़र आता है? हमें बारीक धागों का एक जाल नज़र आता है। उस बारीक धागों के जाल को हम क्रोमाटिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रोमाटिन कहते हैं। याद रखना, क्रोमाटिन तब है जब सेल तकसीम नहीं हो रहा। जब सेल तकसीम नहीं हो रहा, इंटरफेज है, तो उस वक्त सेल के अंदर क्रोमोसोम दिखाई नहीं देते, बल्कि क्रोमोसोम की जगह फाइन नेटवर्क ऑफ थ्रेड नज़र आता है, पतले धागों का जाल नज़र आता है। उन पतले धागों के जाल को हम क्रोमाटिन कहते हैं। सो क्लियर कर लें कि हिस्टोलॉजिक स्टेन फॉर द DNA, उसके ज़रिए क्या होता है? ए नेटवर्क ऑफ वेरी फाइन थ्रेड कैन बी विजुअलाइज्ड, के नेटवर्क का मतलब है जाल, वेरी फाइन थ्रेड, बहुत बारीक धागों, कैन बी विजुअलाइज्ड, वो आपको दिखाई देता है। उस नेटवर्क को आप क्या कहते हो? क्रोमाटिन कहते हो बेटा, उस नेटवर्क को क्रोमाटिन। सो आपने कंसेप्ट क्लियर किया कि जब सेल तकसीम नहीं हो रहा तो उस टाइम क्रोमोसोम है या क्रोमाटिन है। जब सेल तकसीम नहीं हो रहा यानी कि सेल इंटरफेज में, तो उस टाइम क्या है? क्रोमोसोम है या क्रोमाटिन है? क्रोमाटिन है। और क्रोमाटिन क्या होते हैं? पतले धागे, जबकि क्रोमोसोम क्या होता है? थोड़ा मोटा धागा होता है। ठीक, ये बात आपने क्लियर की। अब आगे चलते हैं। द क्रोमाटिन मटेरियल गेट्स कंडेंस बाय फोल्डिंग एंड क्रोमोसोम अपीयर एज फाइन थ्रेड। अब क्या होता है? सेल प्रोफेज शुरू हो चुका है। ऊपर वाली जो लाइनें थी उसमें प्रोफेज शुरू नहीं हुआ था, उसमें अभी भी क्या चल रहा था बेटा? इंटरफेज चल रहा था। अब प्रोफेज शुरू हुआ है। तो जैसे ही प्रोफेज शुरू होता है, द क्रोमाटिन मटेरियल गेट कंडेंस। कंडेंस का मतलब है गाढ़ा होना। वो जो क्रोमाटिन था, क्रोमाटिन को क्रोमाटिन भी बोल सकते हो, क्रोमाटिन मटेरियल भी बोल सकते हो। सो जैसे ही प्रोफेज शुरू होता है, क्रोमाटिन मटेरियल गाढ़ा होना शुरू हो जाता है।
क्यों गाढ़ा हो रहा है, क्यों कंडेंस हो रहा है? बाय फोल्डिंग, क्योंकि वो बल खा रहे हैं धागे, वो छोटे धागे जो थे वो अपने ऊपर बल खा रहे हैं और एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। सो क्रोमोसोम अपीयर, तो क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं। किसकी तरह? शुरू में क्रोमोसोम भी पतले धागों की तरह दिखाई देते हैं, जिनकी लेंथ होती है 0.25 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर, ये इनकी लेंथ होती है। कब की बात है? एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोफेज। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहले जो 3-4 लाइनें हैं उसमें आपने इंटरफेस की बात कर लेनी है। तो अब वैसे हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज, लेकिन 3-4 लाइनें हमने पहले इंटरफेस को पढ़ लेना कि इंटरफेस में क्रोमोसोम दिखाई नहीं देते, तो इंटरफेस में क्या होता है? क्रोमाटिन होता है। अब क्या शुरू करना है? प्रोफेज शुरू करना है। सो एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज क्या हो रहा है? क्रोमाटिन मटेरियल गेट कंडेंस बाय फोल्डिंग एंड क्रोमोसोम अपीयर फाइन थ्रेड, जिनकी लेंथ 0.25 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर है। और ये कब की बातें हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोफेज। आगे चलिए, क्रोमोसोम बिकम मोर एंड मोर थिक, क्रोमोसोम ज़्यादा से ज़्यादा थिक होते जाते हैं। अल्टीमेटली ईच क्रोमोसोम इज विजिबल, फिर बेटा क्या हो जाता है? हर क्रोमोसोम बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। हैविंग 2 सिस्टर क्रोमाटिड, जो कि कितने क्रोमाटिड पर मुश्तमिल होता है? 2 क्रोमाटिड पर मुश्तमिल होता है, अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर, और वो दोनों किस जगह जुड़े होते हैं? ये देखें, क्रोमोसोम गाढ़े से गाढ़ा होता जा रहा है। क्रोमोसोम बेटा गाढ़े से गाढ़ा, थिक से थिक होता जा रहा है फोल्डिंग के ज़रिए, और उसके बाद आखिरकार क्रोमोसोम ज़ाहिर हो जाते हैं। और क्रोमोसोम के 2 आर्म होते हैं। कितने आर्म है? एक आर्म, इसको क्रोमाटिड बोलते हैं, दूसरा आर्म उसको भी क्रोमाटिड बोलते हैं। क्योंकि दोनों इकट्ठे मौजूद हैं, लिहाजा इन दोनों को सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं। और ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड एक पॉइंट पे जुड़े होते हैं, उस पॉइंट का नाम बेटा क्या होता है? सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। सेंट्रोमेयर को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। ओके, देखें शाबाश, कि क्रोमोसोम बिकम विजिबल, दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमाटिड अटैच्ड एट सेंट्रोमेयर। अब प्रोफेज का हमने एंड करना है। टुवार्ड द एंड ऑफ द प्रोफेज द न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर। जैसे ही प्रोफेज खत्म होने लगे तो न्यूक्लियर एनवलप क्या हो जाती है बेटा? डिसअपीयर हो जाती है। न्यूक्लियर एनवलप आपको पता होना चाहिए, जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस होता है बेटा उसके गिर्द 2 मेम्ब्रेन होती हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसके गिर्द कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? 2 मेम्ब्रेन, लिहाजा उनको हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। जैसे ही प्रोफेज एंड होने लगे, जैसे ही प्रोफेज एंड होने लगे बेटा, ये जो न्यूक्लियर एनवलप है ये क्या होना शुरू हो जाती हैं? डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, प्रोफेज के लिए, जिसको मैंने रेड में लिख दिया है। सो न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर, वो जो न्यूक्लियर एनवलप थी वो क्या हो गई? डिसअपीयर हो गई। एंड न्यूक्लियर मटेरियल इज रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस का मटेरियल कहाँ चला गया? साइटोप्लाज्म में चला गया। देखिए बेटा, जब ये न्यूक्लियर, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक, और ये जो 2 मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर एनवलप है, और ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस का मादा है। और उसके बाद जैसे ही ये न्यूक्लियर एनवलप क्या हुई? गायब हो गई। तो न्यूक्लियस की चीज़ें कहाँ चली गई? न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ चला गया? साइटोप्लाज्म में चला गया। कहाँ चला गया बेटा? साइटोप्लाज्म में चला गया। तो आपने क्या कहा? आपने कहा न्यूक्लियर एनवलप गायब हो जाती है एंड न्यूक्लियर मटेरियल इज रिलीज इन द साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस की चीज़ें कहाँ रिलीज हो गई हैं? साइटोप्लाज्म में। पहले उनको अलग किसने किया हुआ था? उस न्यूक्लियर एनवलप ने अलग अलग किया होता, लेकिन अब चूंकि वो न्यूक्लियर एनवलप गायब हो गई है तो न्यूक्लियस की चीज़ें साइटोप्लाज्म में चली गई हैं। इसके अलावा बेटा आपको मैं बता दूं, ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है, लेकिन वो भी क्या हो जाता है बेटा? वो भी गायब हो जाता है। सो न्यूक्लियोलाई आल्सो डिसअपीयर। न्यूक्लियोलाई भी क्या हो गया? गायब हो गया। मेटाटिक अपरेटस इज ऑर्गेनाइज, और मेटाटिक अपरेटस बन जाता है, जो मैंने कल आपको दिखाया था। क्या बन जाता है? मेटाटिक अपरेटस। एक तो क्रोमोसोम विजिबल हुए इस मरहले में, एक चीज़ क्या हुई? क्रोमोसोम दिखाई दिए, उसके बाद न्यूक्लियर एनवलप गायब हो गई, तीसरे नंबर पे न्यूक्लियोलाई गायब हो गया, चौथे नंबर पे बेटा कौन अपीयर हुआ? मेटाटिक अपरेटस, यानी कि सेंट्रियोल से मेटाटिक अपरेटस जाहिर हुआ। कल मैंने आपको पढ़ाया था, सेंट्रियोल से मेटाटिक अपरेटस बना। ठीक है बेटा, ये सारा कल आपने इसको किसका नाम दिया था? मेटाटिक अपरेटस का। वो बनना शुरू हो जाता है, तो मेटाटिक अपरेटस भी बन जाता है। और आखिरी पॉइंट, साइटोप्लाज्म बिकम मोर विस्कस। साइटोप्लाज्म ज़्यादा विस्कस हो जाता है। ये 5 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं वहाँ लिख देता हूँ आपको। बेटा पहला पॉइंट जो होता है, याद रखना क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं, लेकिन पहले कौन होता है? क्रोमाटिन। सो याद रखना, प्रोफेज में क्रोमाटिन कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में।
ये खुलासा है बेटा, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है आपने कि क्रोमाटिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्रोमोसोम में। प्रोफेज में क्रोमाटिन कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। दूसरा न्यूक्लियर एनवलप, मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, न्यूक्लियर एनवलप समझ लीजिएगा, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है न्यूक्लियोलाई, वो भी क्या हो जाता है बेटा, डिसअपेयर। और चौथी चीज़ माइटोटिक अपरेटस बन जाता है, इसको भी मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज हो जाता है, बन जाता है, मुनज़्ज़म हो जाता है। और 5वें नंबर पे बेटा साइटोप्लाज्म बिकम मोर विस्कस, साइटोप्लाज्म बिकम मोर विस्कस, ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, ज़्यादा गाढ़ा। अब इस साइटोप्लाज्म ज़्यादा गाढ़ा क्यों हुआ है, साइटोप्लाज्म ज़्यादा गाढ़ा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले चीज़ें कहाँ थी, न्यूक्लियस के अंदर थी। अब वो न्यूक्लियस की चीज़ें, चूँकि न्यूक्लियर मतलब ख़त्म हुई है, तो न्यूक्लियस की चीज़ें सारी कहाँ चली गई हैं, साइटोप्लाज्म में, जिससे साइटोप्लाज्म बिकम मोर विस्कस, और वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। जस्ट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, यू हैव स्टडीड द टॉपिक द प्रोफेज। पहले प्रोफेज से पहले आपने इंटरफेज के बारे में बताना है, फिर प्रोफेज शुरू करना है। सो ड्यूरिंग इंटरफेज which is non-dividing phase of cell cycle, the chromosome are not visible even with the electron microscope, but histologic stain for the DNA. A network of very fine thread can be visualized, can be seen. This network is called chromatin. सिंपल मैं अगर आपको बताऊं, जब सेल तकसीम नहीं हो रहा तो इंटरफेज होता है वो, उस टाइम क्रोमोसोम नहीं होते, उस टाइम क्रोमाटिन होता है। अब हम शुरू करेंगे प्रोफेज। प्रोफेज में क्रोमाटिन क्रोमोसोम में तब्दील हो जाएगा, प्रोफेज में क्रोमाटिन क्रोमोसोम में तब्दील हो जाएगा। सो द क्रोमाटिन मटेरियल गेट्स कंडेंस, क्रोमाटिन मटेरियल गाढ़ा होना शुरू हो जाता है बाय फोल्डिंग एंड क्रोमोसोम अपेयर, ठीक है ना। क्रोमाटिन मटेरियल गाढ़ा हुआ और क्रोमोसोम अपेयर हो गए, लेकिन जब शुरू में अपेयर हुए तो वो फाइन थ्रेड थे और जिनकी लेंथ 0.25 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर लेंथ थी। कब, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोफेज के शुरू में। आगे चलते हैं, प्रोफेज को आगे लेके चलते हैं। क्रोमोसोम बिकम मोर एंड मोर थिक, क्रोमोसोम ज़्यादा से ज़्यादा थिक होते गए। अल्टीमेटली ईच क्रोमोसोम इज विजिबल, फिर हर क्रोमोसोम जाहिर हो गया। हैविंग 2 सिस्टर क्रोमाटिड, जो कितने क्रोमाटिड पे मुश्तमिल था, 2 क्रोमाटिड पे मुश्तमिल था। अटैच्ड एट ए पॉइंट, और वो एक पॉइंट पे जुड़े हुए थे, उस पॉइंट का नाम सेंट्रोमेयर था या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, याद रख लो आज, सेंट्रोमेयर का दूसरा नाम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। अब प्रोफेज का एंड करना है। टुवार्ड द एंड ऑफ द प्रोफेज न्यूक्लियर एनवलप डिसअपेयर, ये दूसरी चीज हो रही है। एक क्रोमोसोम जाहिर हुए बेटा, एक कौन विजिबल हुए, क्रोमोसोम विजिबल हुए, इसको इधर देखें, क्रोमोसोम विजिबल हुए। दूसरा जो मेन पॉइंट है, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपेयर हो गई और न्यूक्लियस का मटेरियल साइटोप्लाज्म में चला गया। तीसरे नंबर पे न्यूक्लियोलाई डिसअपेयर हो गए। चौथे नंबर पे माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज हो गया और 5वें नंबर पे साइटोप्लाज्म बिकम मोर विस्कस। Now I come to the next, that is metaphase. Each metaphase chromosome is duplicated structure which consists of 2 sister chromatid. ठीक है बेटा, इसमें आपने क्या करना है कि हर मेटाफेज का जो क्रोमोसोम होता है वो एक डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर होता है। मेटाफेज का क्रोमोसोम क्या होता है, एक डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर होता है। ये देखें, मेटाफेज का हर क्रोमोसोम एक डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कितने क्रोमाटिड हैं बेटा, 2 क्रोमाटिड हैं। इन दोनों को क्रोमाटिड बेसिकली आर्म ऑफ क्रोमोसोम होता है। क्रोमाटिड क्या होता है बेटा, आर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो कितने पे मुश्तमिल है, तो 2 सिस्टर क्रोमाटिड पर मुश्तमिल है। ओके हो गया बेटा। और उसके बाद दोनों क्रोमाटिड एक पॉइंट पे मिले हैं, उस पॉइंट का नाम सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर का को भी मैंने क्या कहा था, दूसरा नाम इसका क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ओके, तो देखिए ईच मेटाफेज क्रोमोसोम, यानी कि मेटाफेज में जो अब क्रोमोसोम मौजूद है यही है। ईच मेटाफेज क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर, मेटाफेज का क्रोमोसोम एक डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर होती है विच कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमाटिड, जिसके अंदर कितने क्रोमाटिड है, 2 सिस्टर क्रोमाटिड हैं। अटैच्ड एट ए पॉइंट, जो एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, जिस पॉइंट का नाम सेंट्रोमेयर है या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है। सो बेटा ये आपने 3-4 लाइनें क्लियर की कि द ईच मेटाफेज क्रोमोसोम is a duplicated structure composed of 2 sister chromatid attached at a point, that point is called centromere or primary constriction. अब हम सेंट्रोमेयर के अंदर चलते हैं बेटा, सेंट्रोमेयर के अंदर चलते हैं। सेंट्रोमेयर हैज ए स्पेशल एरिया,
सेंट्रोमेयर हैज ए स्पेशल एरिया दैट इज कॉल्ड किनेटोकोर। ठीक है, सेंट्रोमेयर के अंदर एक स्पेसिफिक इलाका होता है। ये देखें, ये जो मैं ब्लैक बना रहा हूँ, सेंट्रोमेयर के अंदर एक स्पेशल एरिया होता है। सेंट्रोमेयर के अंदर एक स्पेशल एरिया होता है, उस स्पेशल एरिया का नाम किनेटोकोर, किनेटोकोर का इलाका होता है, याद रखना। द सेंट्रोमेयर हैज ए स्पेशल एरिया कॉल्ड किनेटोकोर। अब किनेटोकोर की स्ट्रक्चर क्या है? विद स्पेसिफिक बेस अरेंजमेंट। उस किनेटोकोर में क्या होती है? स्पेसिफिक बेस अरेंजमेंट्स होती हैं, स्पेसिफिक बेस की अरेंजमेंट्स होती हैं। एंड स्पेसिफिक प्रोटीन, और दूसरी क्या होती है? स्पेसिफिक प्रोटीन भी मौजूद होती है। याद रखना, किनेटोकोर में स्पेसिफिक बेस की अरेंजमेंट होती है और स्पेसिफिक क्या होती है? प्रोटीन्स होती हैं। अब काम क्या है किनेटोकोर का? वेयर किनेटोकोर फाइबर ऑफ मेटाटिक अपरेटस अटैच। बेटा आप पढ़ चुके हैं, आपने कल कहा था कि ये इलाका क्या है? अंदर वाला इलाका, ये अंदर वाला इलाका आपने कहा था ये किनेटोकोर का इलाका है। और आपने किनेटोकोर के साथ कौन से स्पिंडल फाइबर अटैच किए थे? किनेटोकोर वाले स्पिंडल फाइबर अटैच किए थे। कल आपने सेंट्रियोल से ये जो निकल के आते हैं ना, सेंट्रियोल से ये जो फाइबर निकल के आ जाते हैं, इनको किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल या फाइबर्स। ठीक हो गया। तो काम क्या है इस इलाके का? किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल को अपने साथ क्या करता है? अटैच करता है। इधर से भी आती है और उधर से भी आती है। सो किनेटोकोर का ये जो इलाका है अपने साथ किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर को अपने साथ अटैच करता है। सो यहाँ तक आपने देखा, देख ले। ईच मेटाफेज क्रोमोसोम इज ए डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड अटैच एट ए पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमेयर, आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। Centromere has a special area called kinetochore with specific base arrangement and special protein called kinetochore, स्पेशल प्रोटीन जिसको नाम नहीं दिया गया। अब काम क्या है किनेटोकोर इलाके का? काम क्या है? वेयर किनेटोकोर फाइबर ऑफ मेटाटिक अपरेटस अटैच। और ये किनेटोकोर वो इलाका है जहाँ पे किनेटोकोर के फाइबर किसके? स्पिंडल के या मेटाटिक अपरेटस के क्या होते हैं? अटैच होते हैं। आगे चलें। द किनेटोकोर फाइबर ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द किनेटोकोर रीजन। दोबारा वही बात है जो हमने ऊपर बात पढ़ी है, सेम टू सेम तकरीबन वही है। द किनेटोकोर फाइबर ऑफ द स्पिंडल, पहले उसने कहा मेटाटिक अपरेटस, बेटा एक ही बात है। मेटाटिक अपरेटस में वो तीनों आ जाते हैं, किनेटोकोर भी आ जाते हैं, पोलर भी आ जाते हैं, एस्टर भी आ जाते हैं। जबकि स्पिंडल में कौन आते हैं? स्पिंडल में किनेटोकोर के फाइबर आते हैं और पोलर फाइबर आते हैं। जबकि मेटाटिक अपरेटस में कौन आते हैं? तीनों आते हैं। तीनों का मतलब कौन? किनेटोकोर के फाइबर भी आते हैं और उसके बाद पोलर फाइबर भी आते हैं और एस्टर फाइबर भी आते हैं। और इन दो को मिला के हम पोलर भी बोलते हैं, क्या कहते हैं? स्पिंडल। इन दो को स्पिंडल, और फिर जब ये तीसरा मिल जाएगा तो स्पिंडल प्लस एस्टर फाइबर वो बन जाएगा मेटाटिक अपरेटस। खैर छोड़ें, वो आपने क्लियर कर लिया था कल। द किनेटोकोर फाइबर ऑफ स्पिंडल अटैच टू द किनेटोकोर रीजन। एंड किनेटोकोर रीजन क्या है? दोबारा द स्पेशलाइज्ड एरिया इन द सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर में एक मखसूस इलाका होता है, सेंट्रोमेयर में एक मखसूस इलाका होता है, उस इलाके का नाम किनेटोकोर रीजन है। और उसी किनेटोकोर रीजन के साथ कौन से फाइबर जुड़ते हैं? किनेटोकोर फाइबर जुड़ते हैं, बस। एंड अलाइन देम एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल फॉर्मिंग इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेज प्लेट। ये मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, इधर देखें। पहले क्या होता है? क्रोमोसोम, कोई क्रोमोसोम यहाँ मौजूद है, कोई क्रोमोसोम यहाँ मौजूद है, कोई क्रोमोसोम इधर मौजूद है। अब क्या हुआ बेटा? अब क्या हुआ कि सेंट्रियोल से क्या निकले? सेंट्रियोल से निकले किनेटोकोर फाइबर। क्या निकले? किनेटोकोर फाइबर निकले। और किनेटोकोर के फाइबर है, लिहाजा वो किस इलाके से लग रहे हैं? किनेटोकोर से ही लगते हैं। किनेटोकोर के फाइबर किधर लगते हैं? किनेटोकोर पे लगते हैं, किनेटोकोर पे लगते हैं, किनेटोकोर पे लगते हैं। ठीक है बेटा, ये आपने देख लिया। अब देखें, ये जो किनेटोकोर के फाइबर है ये क्रोमोसोम के किनेटोकोर पे लगते हैं और उन किनेटोकोर को क्या करते हैं बेटा? सीधा कर देंगे। पहले अटैच होते हैं, सबसे पहले क्या हुए? अटैच हुए। अटैच होने के बाद उनको सीधा किया जाएगा बेटा। इस क्रोमोसोम को भी कहा जाएगा यार आप दरमियान में आ जाओ, इसको भी कहा जाएगा आप दरमियान में आ जाओ, इसको भी कहा जाएगा आप दरमियान में आ जाओ। सो अब शेप चेंज हो जाएगी। शेप क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी। और सारे क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर पे आ जाएंगे, सेल के वस्त में आ जाएंगे। सो जैसे ही आपको ये शक्ल दिखाई दे आप कहेंगे इस शक्ल का नाम इक्वेटोरियल प्लेट है या मेटाफेज प्लेट है।
जब सारे क्रोमोसोम सेल के वस्त में आ जाएं तो आप कहेंगे दिस इज इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेज प्लेट। ठीक है बेटा, समझ आ रही है आप लोगों को? जैसे ये स्ट्रक्चर नजर आए, सारे क्रोमोसोम आपको सेल के वस्त में, सेल के सेंटर में, सेल के इक्वेटर में नजर आए तो आप कहेंगे ये क्या बन चुकी है बेटा? मेटाफेज प्लेट बनी है। सो याद रखना, मेटाफेज प्लेट का दूसरा नाम इक्वेटोरियल प्लेट भी होता है, इक्वेटोरियल प्लेट। और इक्वेटर का मतलब होता है सेल का सेंटर। और याद रखना आपने मेटाफेज में यही कुछ बनाना होता है। मेटाफेज जो मरहला आप पढ़ रहे हो ना, मेटाफेज में आपने यही बनानी थी। कौन सी स्ट्रक्चर बनानी थी? मेटाफेज प्लेट बनानी थी या इक्वेटोरियल प्लेट बनानी थी। और इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट से मुराद क्या है कि क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं। सो लास्ट पैराग्राफ कवर कर लेते हैं कि द किनेटोकोर फाइबर ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द किनेटोकोर रीजन एंड किनेटोकोर रीजन इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया इन द सेंट्रोमियर। पहले अटैच हुए, पहले क्या हो गए? अटैच। उसके बाद एंड अलाइन, अलाइन का मतलब है सीधा करना। क्रोमोसोम के साथ वो फाइबर जाके अटैच हुए, अटैच करने के बाद उनको अलाइन कर दिया, सीधा कर दिया। कहाँ पे सीधा किया? एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल, स्पिंडल के दरमियान में, सेल के दरमियान में। और क्या बना दी? एक इक्वेटोरियल प्लेट बना दी या मेटाफेज प्लेट बना दी। लास्ट, ईच किनेटोकोर गेट्स 2 फाइबर 1 फ्रॉम ईच पोल। किनेटोकोर का हर इलाका याद रखना, ये किनेटोकोर का इलाका है। किनेटोकोर का हर किनेटोकोर हर साइड से 2 फाइबर वसूल करता है। इस साइड से कितने फाइबर जा रहे हैं? 2। इस साइड, इस पोल से कितने फाइबर जा रहे हैं? 2। इस साइड से कितने फाइबर जा रहे हैं? 2। इस साइड से कितने फाइबर जा रहे हैं? 2। 2 फाइबर, 2 फाइबर। इस पोल से भी 2 फाइबर जाते हैं, किनेटोकोर से लगते हैं, और इस साइड से भी 2 फाइबर जाके किनेटोकोर से लगते हैं। सो किनेटोकोर का इलाका हर पोल से कितने किनेटोकोर के फाइबर वसूल करता है? 1 2 1 2। ओके बेटा, ये आपने देखा मेटाफेज, ये थोड़ा सा ये खुलासा है, इसको याद रखिएगा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। प्रोफेज में तो ये कुछ हुआ सारा कुछ, ठीक है। और मैं आपको बता दूं मेटाफेज में क्या करना है, आपने मेटाफेज प्लेट बनानी होती है। मेटाफेज में आपने क्या बनानी होती है बेटा? मेटाफेज प्लेट बनानी है, ठीक हो गया, या इक्वेटोरियल प्लेट बनानी है। और डायग्राम क्या बनेगी? डायग्राम जो आपको मैंने उधर ही दिखा दी है कि एक ही क्रोमोसोम में बना रहा हूँ, कि चलें 2 क्रोमोसोम बना लेते हैं कि सारे क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर में आ चुके हैं, ठीक है बेटा। और दैट इज मेटाफेज प्लेट। ये मेटाफेज प्लेट बन गई तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं ये मेटाफेज है। आगे चलते हैं एनाफेज। वैसे ये कल पढ़ेंगे, एनाफेज और टीलोफेज कल पढ़ेंगे। जस्ट आपको पता हो एनाफेज बेटा याद रखना सेपरेशन का फेज है, अलहदगी का फेज है। तो इसमें कौन अलग होता है? सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे जुदा हो जाते हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड जुदा, ये जुदा, ये जुदा, ये जुदा। सो एक सिस्टर क्रोमेटिड जो होता है बेटा उधर जाता है, और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है? उधर जाता है, जुदा हो जाते हैं। सो सिस्टर क्रोमेटिड की सेपरेशन का जो फेज होता है बेटा उसको हम एनाफेज बोलते हैं। तो एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। टीलोफेज बेटा, टीलोफेज आप कर सकते हो खुद ही। कैसे कर सकते हो? वो जो 5 पॉइंट थे ना, वो जो 5 पॉइंट थे किसके? प्रोफेज के। उन 5 पॉइंट को आपने क्या करना है बेटा? रिवर्स करना है। सो उन 5 पॉइंट को आपने क्या करना है? रिवर्स करना है। किसको? प्रोफेज को। तो फिर आप कहेंगे क्या सर, आप सवाल पूछेंगे क्या सर, आप कहेंगे क्या सर ये प्रोफेज और टीलोफेज अपोजिट हैं? बिल्कुल बेटा, ये प्रोफेज और टीलोफेज एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, यानी कि अपोजिट होते हैं। फिर आप खुद भी कर सकते हो, आप बताते जाएं शाबाश कि वहाँ पे क्या हुआ था कि क्रोमाटिन क्रोमोसोम में तब्दील हुआ था। प्रोफेज में क्रोमाटिन क्रोमोसोम में तब्दील हुआ था। यहाँ पे उलट करना है, यहाँ पे क्रोमोसोम किस में तब्दील होगा? क्रोमाटिन में। उलट है, वहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप गायब हुआ था, वहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप गायब हुई थी, यहाँ पे वहाँ पे डिसअपेयर होती, यहाँ पे रीअपेयर। वहाँ पे न्यूक्लियोलाए क्या हुआ था? डिसअपेयर हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीअपेयर। वहाँ पे मेटाटिक अपरेटस बना था, यहाँ पे मेटाटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, टूट जाएगा। और लास्ट, वहाँ पे साइटोप्लाज्म ज़्यादा गाढ़ा हुआ था, यहाँ पे साइटोप्लाज्म कम गाढ़ा होगा। साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? कम विस्कस, लेस विस्कस,
ठीक हो गया बेटा। तो आपने टीलोफेज और प्रोफेज को रिवर्स किया, अपोजिट किया, और एनाफेज के लिए आपने क्या किया, सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट, सिस्टर क्रोमाटिड्स सेपरेट। ये मेन पॉइंट्स हैं, बाकी इंशाल्लाह हम कल इन दो को डिटेल से पढ़ेंगे। ये पिक्चर आपने मतलब याद रखनी है कंसेप्ट। अल्लाह हाफ़िज़।